50,000 60,000 परिवारों को 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं। तो ये तो चुनाव को प्रभावित करेगा ही ना। बड़ा पूल ऑफ वोटर्स है, लाखों की संख्या का, वो पोलिंग को भी बढ़ाता है। और वो आप जान रहे हैं कि क्यों वो किस तरफ वोट कर रहा है। सशरीर वो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उपस्थित ही नहीं है, तो आपको वो गुस्सा कहां से दिखेगा। हमारे कांग्रेस सिस्टम के इर्द गिर्द ड्यूबियस कैरेक्टर्स घूमेंगे, उतना उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा। तो इन चीजों का हम लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सारी पार्टियां एनडीए को छोड़ के, अगर विपक्ष की बात करें तो हार की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी हार की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के नेता अनुपम हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक दूसरा परिचय ये भी है कि ये आंदोलन से निकले हुए नेता, छात्र आंदोलन में काफी एक्टिव रहे हैं और इनकी एक अपनी फिलॉसफी है पूरी राजनीति को देखने और समझने की, जिसे लेकर ये बात करते हैं और कांग्रेस से भी जुड़े रहे। हमने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इन्हें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा। बिहार तक में आए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, और साथ ही जो अब बिहार में रोजगार की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो छात्रों को क्या मौका मिलेगा या नहीं। स्वागत है बिहार तक में आपका अनुपम जी। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत तो यही से करते हैं कि हार पर मंथन चल रहा है, क्या कुछ निकलेगा इस मंथन से? निकलना चाहिए और कुछ सकारात्मक निकालने के लिए मंथन जरूरी होता है। और हमारे धर्म परंपरा में तो मंथन से हमेशा सकारात्मक ही निकला है। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि कुछ सकारात्मक ही निकलेगा। नहीं तो चूक कहाँ हुई चुनाव के दौरान? मतलब क्योंकि जैसे वोटर अधिकार यात्रा मैं भी कवर कर रहा था, आप उस दौरान काफी एक्टिवली थे, तो हमें लग रहा था कि ये कांग्रेस की वेव तो दिख रही थी उस वोटर अधिकार या जहां से गुजर रही थी। बहुत शानदार भीड़, लोग जुट रहे थे, मतलब लग रहा था कि यहाँ से कांग्रेस रिवाइव करेगी, लेकिन चुनाव परिणाम तो बहुत अपोजिट है। नहीं, देखिए, आपने खुद कवर किया वोटर अधिकार यात्रा को भी और उसके अलावा भी जो कांग्रेस का कैंपेन रहा है। खासतौर पे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जो पिछले 5-6 महीनों में जिस तरह का कैंपेन रहा, अभियान रहा, उसका जो जमीन पर असर रहा, उसमें किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा बिहार के लोगों का, वो देखते हुए और फिर उसके बाद जब आप परिणाम देखते हैं तो आप खुद एक डिस्कनेक्ट देखेंगे। कोई भी सेंसिबल आदमी, रीजनेबल आदमी जो है, तो दिख रहा था कि कुछ हो रहा है। कोई भी रीजनेबल आदमी जिसने पिछले 6 महीने में हमारे अभियान को देखा है, हम जिन मुद्दों को उठा रहे थे उसको देखा और उसको लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में था, बिहार के लोगों में, वो देखा है। और वही व्यक्ति जब इस परिणाम को देखेगा तो उसको एक डिस्कनेक्ट तो दिखेगा ही ना। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं इतना कहता हूं, कम से कम तो वो डिस्कनेक्ट है। हम मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि वो डिस्कनेक्ट क्यों है। और जब समीक्षा से बात निकलेगी तो समझ में आएगा। कुछ चीजें देखिए प्राइमा फेसी जो आराम से समझ में आता है किसी को भी, जो भी बिहार में एक्टिव था, कि जब आप पोलिंग के बीच में, चुनाव के बीच में इतनी बड़ी संख्या में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 60,000 परिवारों को 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, तो ये तो चुनाव को प्रभावित करेगा ही ना। ये बात तो मैं बिना किसी समीक्षा, बिना किसी मंथन के कह सकता हूं कि इसका एक असर हुआ है और ये एक तरह की बेईमानी है। और इस बेईमानी के सीधे तौर पे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चुनाव आयोग जिम्मेदार है पूरी तरह से, जिसके ऊपर ये दायित्व था कि आप इलेक्शन को फेयर रखें, आप इलेक्शन को निष्पक्ष रखें। चुनाव के दौरान देखिए, कोई प्रत्याशी अगर घूम घूम के चुनाव से 1 रात 2 रात पहले 500,000 रुपया बांटता है तो उसको रोकने टोकने की कोशिश होती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, पूरा तंत्र उसको पकड़ने में लगा रहता है। वो तो फिर भी अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा होता है। यहां आप सोचिए 500,000 नहीं, 10-10 हजार रुपया सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है चुनाव के ठीक बीच में। और वो पैसा भी कोई पार्टी वाले अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, वो पैसा भी हमारा आपका ही है। जनता के पैसे से जनता को घूस देकर वोट की खरीद हो रही है। इस बात को तो कोई नहीं झुठला सकता जो बिहार में हुआ है। तो ये बात तो मैं बिना किसी समीक्षा, बिना किसी मंथन के कह सकता हूं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है बिहार चुनाव में, वो बिल्कुल एक पक्ष का रहा है। वो जो चुनाव आयोग की भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं रही है। लग रहा था जैसे चुनाव आयोग खुद पार्टी है और उसके कुछ दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और उसको जिताने का प्रयास हो रहा है। तो ये तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है चुनाव को। इसके अलावा भी कई बातों पे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, देखेंगे कि कहां-कहां और तो आपको ये नहीं लगता कि जिन मुद्दों को लेकर, जैसे बिहार में
SIR पे बड़ी चर्चा, मतलब वोटर अधिकार यात्रा पूरी उसी SIR को लेकर हो रही थी, लेकिन वो मुद्दा कहीं दिखा नहीं लोगों के पास। तो जो भी राजनीतिक जानकार अब समीक्षा करें वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो लोगों को कनेक्ट ही नहीं कर रहा था। आप कह रहे हैं कि आपका नाम कटा, अगला कह रहा है नहीं कटा, तो नहीं कटते ही वो मामला खत्म हो जा रहा है। नहीं, देखिए, मेरा इसमें जो मानना है व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि भारी संख्या में नए वोटरों को जोड़ा गया, आखिरी समय में जोड़ा गया, और उसके कुछ आंकड़े भी हैं। मेरा जनरली मानना है कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से जो एक काम कर रही है वो है कि अलग अलग राज्यों में बहुत भारी तादाद में नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। ये जो नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, जो विशेष तौर पे किसी चुनाव में जाके वोटिंग कर दे सिर्फ, जिनको फिर ट्रेनों से ले जाया गया, अलग अलग तरीकों से ले जाया गया, और वो फिर बिहार में भी वोटिंग कर रहा है, उससे पहले वो महाराष्ट्र में भी कर रहा था, उससे पहले वो दिल्ली में भी वोट कर रहा था। इस तरह का एक बड़ा पूल ऑफ वोटर्स है, लाखों की संख्या का। वो पोलिंग को भी बढ़ाता है, और वो आप जान रहे हैं कि वो किस तरफ वोट कर रहा है। अब क्योंकि वो सशरीर वो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उपस्थित ही नहीं है, तो आपको वो गुस्सा कहां से दिखेगा? देखिए, ये लंबी चर्चा का विषय है। इसका जवाब तब मिलेगा जब राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का जवाब चुनाव आयोग ईमानदारी से देने का प्रयास करे। देश के नेता विपक्ष पूछ रहे हैं, कोई रूटीन पॉलिटिकल वर्कर नहीं पूछ रहा है, कोई रैंडम मीडिया हाउस भी नहीं पूछ रहा है, जबकि कोई भी पूछता तो उसका जवाब मिलना चाहिए था। भारत के नेता प्रतिपक्ष कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, और उन प्रश्नों का अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो ये बड़ी संख्या में बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगेगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और जब मैं ये 10,000 जैसे उदाहरण देता हूं, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि चुनाव किस ढंग से हो रहा है। तो जिस SIR की बात आप कर रहे हैं उसमें वोटर एडिशन हो रहा है ना। वोटर एडिशन जिसका हो रहा है वो व्यक्ति अपने शरीर के साथ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ही नहीं, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम के कौन सा वो आक्रोश तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये विषय अलग तरह का है। इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब आप, हम जैसे लोग, वो चाहे जितने मीडिया हाउस, कोई भी जिसको हमारे देश के लोकतंत्र की चिंता है, जिसको भी हमारे देश से प्रेम है, उसको कम से कम इतना डिमांड करना चाहिए कि देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है, इधर उधर की बातें नहीं है उसमें, वेग बात नहीं है, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, बहुत पॉइंटेड डिमांड है, आप उन सवालों के जवाब दे दीजिए, उन डिमांड्स को पूरा कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो उनके सकारात्मक जवाब दीजिए। ये मत करिए कि आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। आप ये सब कर करके अगर बच के निकल जाएंगे तो फिर तो इस पूरे देश में देखिए आप परिणाम जो भी आता रहे आपकी बेईमानी से, लेकिन देश भर में चुनाव आयोग के प्रति एक असंतोष पनप रहा है। वो असंतोष व्यापक स्तर पे जिस दिन आक्रोश का रूप लेगा तो हो सकता है कि इस देश में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो जाए। हो सकता है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। तो इसलिए मेरा मानना है, आपके माध्यम से चुनाव आयोग के जो लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का तथ्यात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से जवाब देकर आप विपक्ष को नहीं तो कम से कम नागरिकों को तो संतुष्ट करने की कोशिश करिए। चलिए, अब जरा देश के मुद्दे से बिहार पर लौटते हैं। SIR के बाद बिहार में क्या कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन के पीछे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट भी था कि कैंडिडेट का सिलेक्शन सही नहीं हुआ, और वो जो फ्रेंडली फाइट एक टर्म जो आ गई कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट में उतर गई कांग्रेस, क्या उसकी वजह से भी नुकसान देखने को मिला है? देखिए, कुछ तो आंकड़े हैं हमारे सामने। फ्रेंडली फाइट, जिसको कोट अनकोट फ्रेंडली कहते हैं, उसका नुकसान हुआ है, ये तो हमें सामने से दिख रहा है बिल्कुल। और बाकी कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा हुआ नहीं हुआ, मैं उस पर टिप्पणी करने से पहले मुझे सफिशिएंट जानकारी होनी चाहिए। मुझे हर सीट पे कितने अवेलेबल कैंडिडेट्स थे, कौन थे, पता हो तभी मैं कहूंगा, तो समझ में आएगा। नहीं, आरोप तो ये भी लगा ना कि टिकट बेचे गए हैं, ये लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी पर। हालांकि ये आरोप सभी पार्टियों पर चुनाव के दौरान लगते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इस बार लगा। अभी कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस के सदाकत आश्रम वाले दफ्तर पे, तो ये तो आरोप लग रहा है, लगातार लग रहा है आरोप। ये ठीक बात है कि आरोप लग रहा है, और ये भी ठीक बात है कि कभी भी
किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जब प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा होगी, किसी एक को टिकट दिया जाएगा और कईयों को टिकट नहीं मिल पाएगा, तो उसमें से कई लोग होंगे जो इस तरह के आरोप लगाएंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप गलत ही होगा, और कई मामलों में सही में टिकट बेचे जाते होंगे। मैं अब सिर्फ अपनी पार्टी की जनरल बात में कर रहा हूँ कि कई मामलों में ऐसा होता होगा। तो हम जो समीक्षा कर रहे हैं, हम इन्हीं सवालों को एड्रेस करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखिए, नी जर्क ढंग से तो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता है ना। कोई कहे कि टिकट बेचा गया और मैं तुरंत कह दूं कि बेचा गया या नहीं बेचा गया बिना किसी पूरी जानकारी के, तो वो तो बेईमानी होगी, वो मेरा या किसी का आपका इस तरह से कहना। तो इसकी एक प्रक्रिया है। जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनको भी इसका एविडेंस भी प्रस्तुत करना चाहिए, और जनरली पार्टी को जो काम करना चाहिए, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, उस वैसे एलिमेंट्स को पार्टी सिस्टम से, पार्टी की डिसीजन मेकिंग से दूर रखना चाहिए जिनका जनरल कैरेक्टर ड्यूबियस रहा है। मतलब इतना पार्टी कर सकती है विश्वास पैदा करने के लिए लोगों में कि भाई हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उस तरह के इंडिविजुअल्स ना हो, उस तरह के कैरेक्टर्स ना हो जिसको लेकर एक राय लंबी रही है, जिसको लेकर एक छवि रही है, ये तो राजनीति में पैसा बनाने के लिए ही आते हैं, ये तो राजनीति में टिकट पद बेचने का ही काम करते हैं। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें कांग्रेस में कम से कम जो है ना, एक शुचिता, सभ्यता प्रक्रिया है। कोई एक व्यक्ति, एक समूह फैसला नहीं लेता है। आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप कांग्रेस को कवर करते रहे, तो कितने स्टेप्स हैं, कितने प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए छन के कई सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपनी प्रक्रियाओं में, अपने निर्णय लेने के पूरे क्रम में उस तरह के इंडिविजुअल्स को प्रभावित न करने दे प्रक्रियाओं को, जिससे प्रक्रिया पे डाउट हो। बस इतना हम कर सकते हैं, और बाकी 1-to-1 जो कंप्लेंट्स आएंगे उनको 1-to-1 एड्रेस किया जाना चाहिए। एक और सवाल बार बार उठा कि इस बार बिहार में चुनाव से पहले बदलाव हुआ। हालांकि मोस्टली चुनाव से पहले बिहार में बदलाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। जब प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लाह बरू आए, राजेश राम को नेतृत्व दिया गया प्रदेश का, क्या यहाँ भी ये भी एक बड़ी वजह रही कि ऐसा सामंजस्य बैठा नहीं पाए? क्योंकि ये भी आरोप कई कांग्रेस नेताओं ने लगाए कि आप संगठन के आदमी को जब नेतृत्व करने के लिए देते हैं और उनको अगुवाई में दे देते हैं बाहर के आदमी को, तो वो समझ नहीं पाते कि बिहार में एग्जैक्टली कांग्रेस की राजनीति क्यों लगातार पिछड़ती जा रही है और उसे आप कैसे सामने लेकर आ पाएंगे। नहीं मतलब कृष्णा अल्लाह बरू और राजेश राम की वजह से भी सामंजस्य नहीं बैठ पाया कैंडिडेट का, जो आप कह रहे थे? नहीं, ये कहना प्रीमेच्योर होगा। मतलब देखिए, जो समीक्षा चल रही है अभी, वो समीक्षा की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, और इन प्रश्नों का जवाब जो है इन्हीं मंथन और समीक्षाओं से पता चलेगा। तो मेरा इस पे टिप्पणी करना अनुचित होगा, कोई भी बात कहना इस समय इस तरह से कि इसके कारण ही हुआ, उस कारण से क्या गड़बड़ हुआ। जितना मुझे लगता है कि मैं कह सकता था, जो मैंने कहा कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया अकाउंट में, वो मुझे लगता है वो बिना किसी मंथन, बिना किसी चर्चा के कहा जा सकता है। कोई भी आदमी जो बिहार में घूम रहा था, जो जमीन पर था, उसको पता है कि इस 10-10 हज़ार रुपये ने इस पूरे चुनाव को किस कदर प्रभावित किया है। चलिए, लेकिन एक और सवाल जो उठता है, मतलब मैं चाहता था कि कांग्रेस के कोई नेता हो तो उनसे जरूर पूछूं कि सीमांचल में क्या हो गया। अच्छी मजबूत पकड़ थी, मतलब वहाँ हमने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी देखा, उससे पहले भी जब राहुल गांधी गए थे, जब भारत यात्रा पे थे, तो उस दौरान भी हमने देखा था, लग रहा था कि मोमेंटम बहुत पक्ष में है, खास करके मुस्लिम वोटर हो, दलित वोटर वो जुड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन वहाँ वापस AIMIM नहीं, देखिए सीमांचल ही नहीं, खैर ऐसे तो पूरे बिहार का परिणाम ऐसा है। सीमांचल में तो हम फिर भी अगर 6 सीट जीते हैं तो उसमें से कुछ सीटें जो है सो सीमांचल से आई हैं। सीमांचल का प्रश्न इसलिए ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि वहाँ MIM को कुछ सीटें आ गई हैं। और मेरा अपना मानना है, मैंने कई राज्यों के चुनाव परिणामों को जहाँ जहाँ देखा है, जहाँ कहीं भी बीजेपी NDA को कोई बम्पर जीत मिलती है, वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस MIM का भी होता है। अच्छा। तो ये एक साथ होता है। आप महाराष्ट्र के रिजल्ट को देख लीजिए, आप कहीं पे भी देखिए, तो ये एक फिनोमिना, एक जनरल फिनोमिना है कि अगर भाजपा अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर AIMIM भी ठीक ठाक परफॉर्म करती है। ये कई जगहों पे ऐसा होता आया है। सिर्फ हम सीमांचल में हमारा रिजल्ट नहीं गड़बड़ाया है, रिजल्ट गड़बड़ाया है तो पूरे बिहार में गड़बड़ाया है। और सीमांचल की जहाँ तक बात है, जो बात फिर एक जनरल बात है, पूरे बिहार पे लागू होती है कि हम जितना ज़्यादा ऐसे लोगों को
अपना चेहरा बना सके, अपनी जिम्मेदारी सौंप सके, अपनी लीडरशिप में ला सके, जो ट्रस्ट जनरेट करते हो लोगों में, जो विश्वास जनरेट करते हो, जो उस तरह का जुड़ाव हो लोगों के साथ, जिनको देखकर लगे कि नहीं ठीक है ये कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, तो फिर उसका असर होता है। और जितने ज़्यादा अगर हमारे कांग्रेस सिस्टम के इर्द गिर्द ड्यूबियस कैरेक्टर्स घूमेंगे, उतना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो इन चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम आगे ख्याल रखेंगे इन चीज़ों का। नहीं तो जैसे आप बात करते हैं जब ड्यूबियस कैरेक्टर के, तो कई ऐसे लोग थे जिनको लेकर चर्चा तो हुई कि पता नहीं कहाँ हैं, किसके साथ है, तो आपका इशारा उनकी तरफ तो नहीं है। जैसे पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनको लेकर बड़ा सवाल उठता रहा है कि भाई ये कांग्रेस के साथ है कि नहीं है। अक्सर तस्वीरें आ जाती हैं, बैठकों में वो बुलाए भी जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर फिर जब आप उनसे पूछ लीजिए तो कांग्रेस में है कि नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई काम तो हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व से पूछिए तो वो कहेंगे ये तो आला कमान तय करेगा। जब कांग्रेस का नेतृत्व ही आपको नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन क्या वो एक फैक्टर है जो जिनकी वजह से दिक्कत हो रही है? नहीं, तो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के सिस्टम में वो इन्वॉल्व थे और इन्वॉल्व दिख रहे थे, तो वो सब लोग जो कांग्रेस सिस्टम में इन्वॉल्व थे, अगर रिजल्ट खराब हुआ है तो उन सबकी जिम्मेदारी है ना। एक चूंकि आप आंदोलन करते रहे, छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, बिहार में अब नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 1 साल के अंदर जो है वो पूरी नौकरी की प्रक्रिया को पूरी की जाए और 5 साल में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार देने की बात कही गई है। तो ये लगता है कि वो जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उस दिशा में सरकार एक्शन ले रही है? मतलब ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि उस दिशा में एक्शन ले रही है, क्योंकि लेकिन जैसा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी की सरकारों का, एनडीए का, 2 करोड़ रोजगार का वादा जो है एक ऐसा वादा है जो हर भारतीय को याद होगा, और उस वादे पे किस कदर विफल रही है सरकार, ये भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में जब वही लोग फिर 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ कहें, 1 करोड़ की जगह 50 लाख कहें, तो फिर वो जो, जैसा मैंने अभी कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए जो ट्रस्ट इवोक कर सके, जो वो विश्वास पैदा कर सके लोगों में। तो रोजगार को लेकर इस तरह के वादों से मुझे लगता है कि एक बड़े जनमानस में विश्वास पैदा नहीं होता इस वक्त एनडीए जो रोजगार को लेकर वादे करती है। लेकिन मैं इसके बावजूद इसको झुठलाना नहीं चाहता। कोई भी रोजगार देने की बात करे तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट, फिर वो क्या करे फिर? मतलब कम से कम बात तो कम से कम बात तो रोजगार की वो कर ही रहे हैं। तो इसलिए स्वागत योग्य है कि अगर वो बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो साल भर में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, ये बात भी कह रहे हैं। हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन में हम लगातार इसको मॉडल एग्जाम कोड की बात करते थे। हम करते आए हैं, लंबे समय से हमारा प्रयास रहा है, दबाव बनाने की कोशिश रही है सभी सरकारों के ऊपर कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो नोटिफिकेशन से लेके विज्ञापन जारी करने से लेके नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है वो अधिकतम 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। 9 महीने नहीं कह रहे हैं, 1 साल के 1 साल के लिए 1 साल भी कर ले तो भी अच्छी बात है। कम से कम ये नहीं रहेगा कि भर्ती प्रक्रिया बिहार में जो 5 वर्षीय योजना बन गई है, जिसका हर स्टेप तब मूव करता है जब कोई सामने चुनाव आने वाला हो, तो कम से कम उससे भी अगर निजात पा ले हम, तो भी एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। फिलहाल तो ये सब सिर्फ घोषणा के फॉर्म में है। घोषणा है तो घोषणा का स्वागत है, उस घोषणा पे आगे काम होगा तो हम उसको और सराखों पे बिठाएंगे उस चीज को। तो अभी तो फिलहाल घोषणा है और घोषणा का स्वागत है। एक हमने मतलब आपको अक्सर, चूंकि हम आंदोलन, छात्र आंदोलन से ही बड़ा जुड़ा हुआ देखा है, जो आप युवा हल्ला बोल के जरिए लगातार छात्रों की बात उठा रहे थे, तो क्या वापस अनुपम अब इस तरीके से फिर से आंदोलन से करेंगे, बिहार में आंदोलन करेंगे, वो छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे, या मैं तो कहता हूं कि क्या वो विपक्ष, कांग्रेस चूंकि अब विपक्ष में है, तो क्या उन मुद्दों को उठाएंगी, उनकी बातचीत करेंगे? अब यहाँ से अनुपम आगे क्या करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले जिस एक चीज को बहुत इन प्रिंसिपल करेक्ट करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक समस्या है हमारी राजनीति में, कि हम आंदोलन करना एक अलग जॉनर ऑफ लोगों का काम समझते हैं और राजनीति करना, चुनाव लड़ना एक अलग किस्म के लोगों का काम मानते हैं। इसको मैं भी थोड़ा एड ऑन कर देता हूँ। वो इसलिए हम समझते हैं, जैसे मैं खुद समझता हूँ कि मुझे लगता है कि आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ होता है। आप जब भी आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप सत्ता के खिलाफ हल्ला बोल रहे होते हैं, लेकिन जब आप फिर सत्ता में जाने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि यह आंदोलन सत्ता पाने का रहा था।
इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है जो नहीं। तो मैं इसी चीज को इंद्रमोहन भाई करेक्ट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और मैंने इसका जवाब पिछले 10 साल में जब से आंदोलन में सक्रिय रहा तो कई बार दिया। कई बार ये सवाल आता था कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं कल को आप किसी पार्टी में तो नहीं होंगे, कल तो कभी आप चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे। और वो ऐसे पूछा जाता था जैसे कि मतलब चुनाव लड़ना, पार्टी में होना कुछ मतलब कोई अपराध किस्म का है और आप आंदोलन से आके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मेरा ये मानना रहा है कि आंदोलन के लोगों को या किसी भी आंदोलन की जो तार्किक परिणति है, जो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है, वो तो मेन स्ट्रीमिंग ही होना चाहिए ना। पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में अगर आंदोलन के लोग नहीं आएंगे तो राजनीति की मुख्य धारा में फिर कौन लोग रहेंगे? कोई ना कोई तो आएगा ना। या तो सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके बाप दादा सब परिवार जो है वो राजनीति में होगा, सिर्फ वही राजनीति में आएंगे, या फिर वो लोग आएंगे जिसके पीछे अंबानी अडानी या बड़े बड़े पूंजीपतियों का संसाधन होगा। और ऊपर से हम विश्वविद्यालय की राजनीति को भी बंद कर देंगे। हम छात्र राजनीति, छात्र आंदोलन से भी आने वाले लोगों से यही प्रश्न पूछेंगे कि कल को आप चुनाव तो नहीं लड़ लेंगे, कल तो आप किसी पार्टी में तो नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब हम मुख्य धारा की जो राजनीति है, जिसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, उसको हम एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं कुछ परिवारों के लिए और चाहते हैं कि बाकी कोई जो है, जो समाज की जो ऊर्जा है वो इसमें समाहित ना हो। समाज की ऊर्जा मुख्य धारा की राजनीति में कैसे समाहित होगी? आंदोलनों के जरिए ही तो होगी। तो मैं तो मानता हूं कि आंदोलन के लोगों को हर हाल में मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। और आंदोलन और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो एकमात्र जो छोटा फर्क है वो ये है कि आंदोलन कभी आप बहुत स्पेसिफिक इशू बेस्ड करते हैं, मुद्दा है, इस पर आपको समाधान चाहिए, कुछ मांग है, उसको पूरी करते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा? आपको सफलता मिलेगी, आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसका एक शेल्फ लाइफ होता है। आंदोलन की जो ऊर्जा है उसको अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, और जो परिवर्तन है समाज में, राजनीति में, परिवर्तन झटके में नहीं आता है, लॉन्ग प्रोसेस, परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया है। वो लंबी प्रक्रिया जो है उसके लिए जो सस्टेन्ड चेंज, वो तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से ही आएगा, वो तो सत्ता से ही आएगा ना। बिल्कुल। आपके जैसे जितने भी मान लीजिए अच्छी सोच वाले लोग हों, वो सत्ता में होंगे जब, तो फिर वो सस्टेन्ड चेंज के में भागीदार बनेंगे। और अगर वो सत्ता में नहीं होंगे, एक आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन की मांग पूरी हो गई, फिर वो गायब हो गए, फिर कोई दूसरा आएगा, कोई दूसरा आंदोलन करेगा, उसकी मांग पूरी, फिर वो गायब हो गया। और फिर सस्टेन्ड चेंज कौन कर रहा होगा? सस्टेन्ड चेंज कर रहे होंगे अपराधी जो राजनीति में आए, गोलीबारी करके, लठैती करके, बदमाशी करके। सस्टेन्ड चेंज वो करेंगे जिसके पीछे अंबानी अडानी जैसे लोग हों। मतलब कोई अपराध नहीं, अंबानी अडानी जैसे लोग, मतलब कि जिसकी ऊर्जा जो है समाज से नहीं आ रही है, जो कुछ 2-4 पूंजीपतियों के हाथ से आ रही हो। या फिर सस्टेन्ड चेंज क्या वो करेंगे जिसकी अपनी स्टैंडिंग कुछ नहीं है, वो राजनीति में सिर्फ इस कारण से है क्योंकि वो बचपन से अपने इर्द गिर्द कई एमपीज एमएलए को देख रहा था, वो उस तरह के परिवार से आ रहा है। सिर्फ वही लोग सस्टेन चेंज करेंगे क्या? तो ये जो प्रश्न है आपका कि आंदोलन से आने वाले लोग और फिर इसमें आ जाते हैं, मैं तो उस पर डिफेंसिव होता ही नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रश्न को हमें ठीक करने की जरूरत है, रिफ्रेज करने की जरूरत है, और ये कहना पड़ेगा कि जितने भी आंदोलन वाले लोग हैं उन सबको मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहिए। आज की समस्या ये है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो सब ज्यादातर इलेक्शन मशीन बन गई है। अधिकतर पार्टियां, उनका काम क्या है? चुनाव लड़ना है। इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य में, अब यहां जाएंगे, अब वहां जाएंगे, अब वहां जाएंगे। आंदोलन करना उन्होंने मान लिया कि ये आउटसोर्स्ड का ये है, ये कुछ लोग करें। अनुपम जैसे लोग आंदोलन करेंगे, अनुपम जैसे लोग आके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनुपम जैसे लोग चुनाव लड़ने आएंगे तो उसी मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में लोग होंगे जो निकाल के लाएंगे 14 साल पहले का ट्वीट निकाल के कि आपने देखिए कांग्रेस के खिलाफ क्या बोला था। समझ रहे हैं ना? और इसको एक्सक्लूसिव राइट बना के रखेंगे कि हम पावर पॉलिटिक्स तो हम कुछ लोग ही करेंगे, सिर्फ आंदोलन वाले लोग ना करें, जो सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, जो किसी के दरबार का हिस्सा नहीं होंगे आंदोलन वाले लोग, जो सवाल पूछ सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ तो कल्चर अलग है ना। मुख्य धारा की राजनीति तो चल ही रही है अलग ढंग से, लॉबी से चल रही है, दरबार पॉलिटिक्स से चल रही है, सबको अपना शिष्य और चेला बनाना है, किसी को इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रहने देना है। देखिए, हमारे देश की राजनीति, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बहुत क्राइसिस में है इस समय, और मैं खुद पॉलिटिक्स में होते हुए कह रहा हूं, डीप क्राइसिस में है। और आपके दर्शक जितना दूर से देख के चिंतित हो रहे होंगे, उससे ज्यादा चिंतित उनको होना चाहिए। स्थिति बहुत खराब है, बहुत भयावह है, और उसको अगर हमें ठीक करना है तो उम्मीद जिन लोगों के कारण स्थिति खराब हुई है उनसे नहीं की जा सकती है।
आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमने अगर स्थिति को इतना बर्बाद बना दिया देश की राजनीति में, अनुपम ने खराब कर दिया, तो अनुपम से बात करके इसको सुधार के हम ठीक कर लेंगे। नहीं, लोगों को हटाना पड़ेगा, लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे लोगों को लाना पड़ेगा जिनकी सोच, जिनका विचार, जिनका देखने का नजरिया नया हो, जिनका सोच, विचार और नजरिया वही है। उन लोगों के साथ आप नया कुछ बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ये चैलेंज है। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। ये तो इसलिए मुख्य धारा में आना चाहिए आंदोलन के लोगों को। आंदोलन के लोग नहीं आएंगे अगर, तो राजनीति सड़ जाएगी, गल जाएगी, धीरे धीरे विकृत हो जाएगी और वो फिर हमारे सोसाइटी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही होगी। बहुत सीरियस डिस्कनेक्ट होगा सोसाइटीज से, इश्यूज से, और अलग किस्म की चीज़ चल रही होगी। अगर देश को, देश की राजनीति को बचाना है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को डिस्करेज ना करें। और दूसरा काम ये करें कि मेन स्ट्रीम जो पार्टियां हैं उनको भी मोटिवेट करें कि भाई आंदोलन करना आपका काम है। आप भी सड़क, हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल्ली के सीमाओं पे किसान आंदोलन अगर चल रहा है और आंदोलनकारी बैठे हुए हैं तो उन्होंने नियम बना लिया कि पार्टी के लोगों को नहीं आने देंगे, और पार्टी के लोगों ने मान लिया है तो आंदोलन चल रहा है तो उनका काम है, हमारा नहीं, हम तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हो रहा है। राजनीतिक दलों का एक प्रमुख काम होना चाहिए था आंदोलन करना, आंदोलन को आउटसोर्स करना नहीं। और पार्टियां इलेक्शन मशीन बन गई, आंदोलन करने वाले लोग अलग बन गए हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं आ रही है इस वक्त हमारी राजनीति में, हमारे समाज में। तो आपके अनुसार, मतलब अब चूंकि मैं कांग्रेस के नेता के तौर पर जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार यहाँ से बिहार में कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो स्थिति बनी है, इस जिसको लेकर हम सब जैसे कई लोग चिंतित हैं, कई लोगों को लग रहा है कि ये अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें भी मुझे बहुत संभावना दिख रही है। संभावना इसलिए दिख रही है कि जो देश के जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी हो, वो मजबूरी का पलायन हो, और महंगाई हो, आय की बात हो, गरीबी हो, जो असमानता आई है और जो लगातार बढ़ती जा रही हो, वो है। उन सब का जो सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है जो राज्य, वो है बिहार। देश की समस्याओं की हम बात करते हैं तो उसका सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल बिहार है। इसलिए अगर हम इन मुद्दों पर सही दिशा में, सही सोच के साथ समाज से जुड़कर, लोगों से कनेक्ट कर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करें, राजनीतिक दल के नेता के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मैं आंदोलनकारी अनुपम के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल भी वही है। हाँ, तो अगर हम उस पर काम करते हैं तो अपने आप चुनावी परिणाम भी बेहतर होगा आने वाले समय में, हमारा समाज के साथ जुड़ाव भी बेहतर होगा, हम अपनी राजनीति में समाज के जो बेस्ट एलिमेंट्स होंगे ऐसे लोगों को भी ला पाएंगे। ऐसे लोगों को जैसे ही लाएंगे तो सोसाइटी का पार्टियों के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। अभी ट्रस्ट इसलिए भी कम है, इसीलिए क्योंकि किस्म किस्म के लोग, जिनका रूटीन काम ही है दलाली करना, जिनका रूटीन काम ही है किसी को डराना धमकाना, जिनका रूटीन काम ही है छल कपट झूठ फरेब, वो नेता प्रतिनिधि बनने का प्रयास करते हैं, तो कहाँ से ट्रस्ट इवोक करेंगे सोसाइटी का। तो अगर हम समाज के लोगों के, जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करें और उसके प्रति कमिटमेंट रखें तो संगठन भी बनेगा, अभियान भी होगा और चुनाव भी जीतेंगे। आखिर में बस 2 सवाल, क्या आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए जो सीनियर लीडर्स हैं अभी तक, क्योंकि हमें लगता है कि युवाओं को उतनी तवज्जो वहाँ नहीं दी जा रही है। बात तो आप राहुल गांधी की है अगर करें तो कहते हैं कि भाई युवा नेता हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में कभी वो तवज्जो देते हुए दिखाई नहीं देता कि आप तवज्जो दे भी रहे हैं उनको। क्या इसकी भी दिक्कत हो रही है? और दूसरा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन टूटेगा, आरजेडी से अलग हो रही है कांग्रेस? ये भी बार बार हो रहा है कि भाई सामंजस्य जब बन ही रहा तो नहीं रहा, तो फिर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन क्या ही क्यों रहे हैं इसको? नहीं, खैर ये सब अभी तो प्रीमेच्योर होगा इस पर कुछ भी कह पाना। और मुझे नहीं लगता, देखिए गठबंधन का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जितना हम लोग कई बार मान लेते हैं। ठीक है, चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, बिना इलेक्शन के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना इलेक्शन के इम्पोर्टेंट ये है कि ये बात समझना कि इस वक्त हमारे देश में भी और बिहार में भी जो असल संघर्ष है वो 2 तरह की ताकतों के बीच में है। भले सैकड़ों राजनीतिक दल हो जाए, लेकिन ब्रॉडली 2 तरह के फोर्सेस हैं जिनके बीच लड़ाई चल रही है। एक है जिनकी राजनीति के कारण समाज विखंडित हो रहा है,
धर्म मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, किसी ना किसी आइडेंटिटी के नाम पे आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जब आपस में लड़ेंगे तो जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत है जिसका नेतृत्व रूहुल गांधी कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। और मैं उन लोगों में हूँ जो फिजूल में, मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के लीडर का बेमतलब का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पार्टी में नहीं होता तो भी कहता कि दूसरी तरफ जो ताकत है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, उस ताकत का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। वो ताकत, वो ऊर्जा कांग्रेस के बाहर भी है, कांग्रेस के फॉर्मल सिस्टम में जरूरी नहीं है। हर वैसा व्यक्ति जो चिंतित है आज की देश की परिस्थितियों को लेकर, जो चाहता है कि हमारा समाज जो है सौहार्द के साथ एकजुट होकर आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ हो, तो जो भारत जोड़ने की बात करने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, उन सब का नेतृत्व आज के समय में राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये दो ही तरह की ताकत है। अब गठबंधन जिसको आप कहते हैं, वो गठबंधन यही दो तरह के फोर्सेस के इर्द गिर्द जो है वो फॉर्म होना है। अलायंस का बहुत ज्यादा अर्थ चुनाव के समय में हो, उसके अलावा तो हर ऐसे मुद्दे पर जहां पे हम लोग लाइक माइंडेड लोग हैं वो सब अलायंस में हैं ही। उसमें तो मतलब देयर इज अ टैसिट अलायंस। ऐसे लोगों के साथ भी अलायंस है जिससे हमारी कभी मुलाकात नहीं है, वो भी वैसा सोचते हैं, हम भी वैसा सोचते हैं, हम भी देश बचाने निकले, वो भी देश बचाने निकले, हमारे बीच गठबंधन है। तो इसलिए गठबंधन की बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण। वो मेरा एक पहला सवाल आपने छोड़ा कि कांग्रेस युवाओं को कब बिहार में मौका देगी, वो नहीं दिख रहा है। देखिए, तो पुराने चेहरे लगातार बने हुए हैं। मान लीजिए मैं आज कांग्रेस पार्टी में हूँ और आप जानते हैं जिस तरह से, जिस ढंग से हूँ, मुझे लगता है कि वो आपके उस प्रश्न को कुछ हद तक आंसर करता है कि कम से कम राहुल जी ये प्रयास तो कर ही रहे हैं कि युवा नौजवान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के सिस्टम के जरिए देश की, बिहार की, समाज की सेवा कर सके। ये ठीक बात है कि पार्टी सिस्टम में, मुख्यधारा की राजनीति में युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी, अथॉरिटी दे पाना उतना आसान नहीं होता है जितना कई बार हम सोचते हैं। तो इसीलिए एक सामंजस्य बनाना पड़ता है कई बार, युवा जोश का भी और अनुभव का भी एक ढंग से। तो वो सामंजस्य बना के आगे काम किया जाएगा। वो सामंजस्य बनाने का प्रयास पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, वो हुआ है, लेकिन वो बहुत स्मूथली नहीं हो पाता है, कहीं पे भी नहीं हो पाता है। मतलब ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, और वो कई कारणों, वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, वो कहीं नहीं हो पाता है। वो जल्दी लोग छोड़ना नहीं चाहते। बिहार में एक जाति वाली भी दिक्कत है। जाति वाली तो दिक्कत है ही। जाति वाली तो ऐसी दिक्कत है कि जितनी जातियां हैं उतनी पार्टियां हैं। चलिए, आपने हमें वक्त दिया। ये हमारे साथ कांग्रेस नेता अनुपम थे जो बिहार तक पर कांग्रेस के मौजूदा हालात पर अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यह बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।